सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप, और इस क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? किस राज्य के हैं ये? तो इसका तो उत्तर होगा कर्नाटक। एक्चुअली में अभी कर्नाटक के बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से अब ये भारत की 42वीं विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुके हैं। ये जो 3 स्थानों पे जो होयसला के मंदिर हैं, इनको संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं कि ये अलग ये अलग ये अलग, संयुक्त रूप से इनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और इस तरह से ये भारत की कौन से नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? तो 42 नंबर की। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं तो होयसला ये एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 11वीं से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था, और होयसला राजाओं को कला के संरक्षण के लिए जाना जाता था। इन मंदिरों की बात करें तो इन मंदिरों को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे किस शैली में बने हैं ये हाइब्रिड या बेसर शैली में बने हैं, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है और ना ही नागर शैली में है। इन मंदिरों की अगर बात करें तो बेलूर में जो ये मंदिर है ये होयसला मंदिरों में सबसे बड़ा है, और किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। वहीं हेलेबिड में जो ये होयसला का मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि सोमनाथपुरा वाला मंदिर ये भगवान केशव को यानी कि भगवान विष्णु को ही समर्पित है। अच्छा, ये तो हो गया 42 नंबर का भारत का। अभी हमने पढ़ा था 41 नंबर का विश्व धरोहर स्थल बना कौन सा? शांति निकेतन, जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और उससे पहले कौन सा था? गुजरात का धोलावीरा। और उससे पहले 39 नंबर का था काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, जो कि है तेलंगाना में। और इस तरह से 42 हो गए। तो 42 में आप क्या देखोगे? 7 तो आपके प्राकृतिक है यानी कि नेचुरल है, 34 सांस्कृतिक स्थल है, और ये विश्व का एकमात्र मिश्रित स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। ये कंचनजंगा है, जो कहां पर है? सिक्किम में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो 2 हैं। एक तो जयपुर है और एक अहमदाबाद है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत यानी कि अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट्स ये कितनी है? 14 है। और 14 नंबर की है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। तो यहां पे मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इनको ध्यान रखना आप। एक बार यूनेस्को की भी बात कर लेते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म हो गई इसकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो आंसर होगा संविधान सदन। तो अभी हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा कि पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, और इस नाम का सुझाव दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही। अब देखो, यहां पे मैं आपको जो नया संसद भवन है उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-4 प्रश्नों का उत्तर दो मुझे आप। एक तो सिंपल सा प्रश्न हो गया कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को होता है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने बताओ कहां पे संविधान पार्क का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा जयपुर में। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला ये कौन सा बना था? केरल का कोल्लम जिला। और पिछले साल आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने एक बुक को लॉन्च किया था। बुक का नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसके राइटर कौन है? राम रॉय हैं। तो ये 4 प्रश्न याद रखना। बाकी नए संसद भवन की बात करते हैं, और इसका निर्माण किसने किया? तो टाटा कंपनी ने किया। इसके वास्तुकार कौन है? गुजरात के बीमल पटेल। और इस संसद भवन को सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। आकार के मामले में बात करोगे तो त्रिकोणीय ट्रायंगुलर इसका आकार है। वहीं क्षमता में अगर बात करेंगे, कैपेसिटी कितनी है? तो लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। और लोकसभा चैम्बर ये राष्ट्र पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, जबकि राज्यसभा चैम्बर ये कमल की फूल की थीम पर आधारित है। और इस संसद भवन में 3 दरवाजे हैं, जिनके नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अच्छा, यहाँ पे एक संगोल भी स्थापित किया गया था जिसकी ऊंचाई 5 फुट है।
संगोल ये एक तमिल शब्द है और इस संगोल में आप देखोगे तो इसके शीर्ष पे किसकी प्रतिमा स्थापित है, तो नंदी भगवान की। तो नए संसद भवन से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे जो नाम चेंज हुए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो अभी आपको बताया जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया। अभी खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो हैरिस पार्क है उसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया। मुंबई के वारसोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर दामोदर सावरकर जी के नाम पे कर दिया। महाराष्ट्र के अहमद नगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया। मुगल गार्डन ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया। और इसी तरह से राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये अंडमान निकोबार में मिलेगा आपको माउंट हैरियट जो कि एक पर्यटन स्थल है, उसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जानते ही हो रेल यूनिवर्सिटी का नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो देखो इस प्रश्न में संविधान से संबंधित 4 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, नए संसद भवन से संबंधित प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, और अभी टॉप 10 जो नाम चेंज हुए, नेम चेंजेस से संबंधित प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए। तो ये ध्यान रखना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं इनका क्विज भी बना करके अपलोड किया जाता है आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस क्लास के साथ हमारी एक करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास भी आती है, तो उसको भी आप एक बार जरूर विजिट करें, उससे आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट होता है तभी कंटिन्यू करें, लेकिन एक बार तो आपको क्लास लेके देखनी पड़ेगी। मेरे बोलने पे विश्वास मत करना, क्लास को लेना फिर बताना। और क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, केंद्र सरकार ने अभी विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 8%। तो अभी विश्वकर्मा जयंती थी 17 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन होता है। तो अभी उसी मौके पर उन्होंने ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इसमें पारंपरिक कौशल वाले जो लोग हैं उनको अपना कारोबार खड़ा करने में मदद मिलेगी, मतलब उनको लोन भी दिया जाएगा और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और याद रखना, लेकिन इस योजना में 18 व्यवसायों को चुना गया है, उससे जुड़े लोगों को ही फायदा होगा। और वो 18 व्यवसाय कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो आप देख सकते हैं। और इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। अच्छा, हमने कहा कि इसमें लोन मिलेगा, तो कितने रुपए का लोन मिलेगा? तो 3 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, वो भी 5% ब्याज दर पे। और मैंने आपको प्रश्न में बताया इसमें सरकार कितनी सब्सिडी देगी, 8% की। ऐसा कहा है अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। जो आप लोन लोगे ना उस पे मिलेगी 8% की सब्सिडी आपको। तो ये विश्वकर्मा योजना है, इससे संबंधित सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपको बता दिए। अब यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स में जो जो योजनाएं आपने पढ़ी है अभी तक, उसमें से सेलेक्ट करके टॉप 10 योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। जैसे आपको याद होगा अभी गृह आधार योजना को शुरू किया गोवा ने। अभी प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरू की थी जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। हर घर गंगा जल कार्यक्रम शुरू किया था बिहार ने ही। प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया हरियाणा ने। क्रैच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा ही। वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। और केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है मिशन वात्सल्य योजना। अभी आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया था, मेरी माटी मेरा देश। अच्छा, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की थी हरियाणा ने। और अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम ने शुरू की थी। तो ये सारी करंट अफेयर्स में इसी साल हमने पढ़ी है, पुरानी नहीं है ज्यादा, तो इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के अत्रैयापुरम पुथारेकुला को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब ये क्या है अत्रैयापुरम पुथारेकुला? तो ये चावल और गुड़ से बनी हुई मिठाई है, आंध्र प्रदेश की है ये, और अभी इसी को जीआई टैग मिला है। अब देखो यहाँ पे मैं 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को, उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो आपको यहाँ पे एक साथ रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर से हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा, वहां की सुलाई शहद, रचोरी चिकरी लकड़ी शिल्प, कश्मीर के मुश्क बुद्धजी चावल, इनको जीआई टैग मिला। गोवा के मानकुरा दाम को मिला।
राजस्थान के ये कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जोधपुर की बंदेज शिल्प, बीकानेर की उस्ताकला शिल्प, बीकानेर की कशिदाकारी शिल्प, उदयपुर की कोफ्ताकारी मेटल शिल्प और नाथद्वार की पछुआई पेंटिंग को जीआई टैग मिला। अभी तमिलनाडु के जेदरी नामकट्टी, चेदीबट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मेटाकेला और सेलम सागो, ये एक तरह का क्या है, साबूदाना, उसको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम और मुरैना जिले की गजक को जीआई टैग मिला। वैसे अभी जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को भी मिला था। अभी बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। असम के चोकुआ चावल को, जिसे जादुई चावल कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला। और ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट, उड़ीसा के रायगढ़ शॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल, जिसको चावलों का राजा कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला था। और जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो अधिनियम आया 1999 में, लागू हुआ 2003 में और पहली बार जीआई टैग मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो वो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, तो आंसर होगा 10 सालों के लिए। तो इस प्रश्न में 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स आपने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, वो सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिवाइज करा दिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, मैं बार बार आपको ये शीट रिवाइज कराऊंगा और वो भी बिल्कुल अपडेटेड। तो बार बार जब एक ही चीज को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जिस तरह से हम रिवीजन वाली क्लास में करते हैं। अच्छा, कल जो रिवीजन वाली वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम की दिक्कत है मेरे साथ। अब टाइम तो लिमिटेड है। अभी जैसे अगस्त का मंथली वीडियो मैंने आपको बना करके दिया, तो टाइम मेरा वहां पे लग गया। अब टाइम तो या तो वहां लग जाएगा तो फिर ये नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा तो फिर वो नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा होता है। लेकिन आज का रिवीजन वाला वीडियो अपलोड हो गया है, तो अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लेना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस का शीर्ष प्रायोजक अधिकार किसे मिले, यानी कि टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो आंसर होगा इंडिया। तो मोटो जीपी रेस ये भारत में पहली बार हो रही है 22 से लेके 24 सितंबर 2023 तक। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और इसका टाइटल स्पॉन्सर बना है इंडियन ऑयल, ये आपको याद रखना है। कुछ और टाइटल स्पॉन्सर जो अभी न्यूज में थे मैं आपको बताऊं। अभी मेंस आईपीएल जो हुआ, इसका तो आप जानते ही हो, टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। और याद रखना 19वें एशियन गेम्स 2023 जिसको होस्ट कर रहा है चाइना के हांगझाओ में, इसका टाइटल स्पॉन्सर बना था अभी अमूल। और अभी याद होगा बीसीसीआई के जो घरेलू अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे उसके लिए टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 3 सालों के लिए। वैसे अभी आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बन गया मास्टर कार्ड। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो स्थापना होती है इसके 1959 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया और चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 सितंबर को। और याद रखना ये हर साल 16 सितंबर को नहीं होता, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। तो इस बार हमने इसे 16 सितंबर को मनाया, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ये दिन लाल पांडा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये जो जानवर है लाल पांडा, ये पूर्वी हिमालय का मूल निवासी है जो चाइना, नेपाल और भूटान के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अच्छा चलो, अब सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखो, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 9 सितंबर को एक तो वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, हिमालय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी था। और ये हमने सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस, 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे, 15 सितंबर विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, इंजीनियर्स डे भी था और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे और 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया। तो ये सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज ध्यान रखना। वैसे पूरे सितंबर को हमने पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, एला वेलेन वेलारिवन का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शूटिंग से। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा? क्योंकि अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 हुआ। कहाँ पे? ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में, जहां पे भारत के एला वेलारिवन ने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। ये चैंपियनशिप अभी 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक हुई थी ब्राजील में।
और मैं आपको बता दूं, ये तो ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है चैंपियनशिप, तो पूरा आपको बता देता हूँ। भारत ने टोटल इसमें 2 मेडल जीते हैं। एक तो गोल्ड इन्होंने जीता है, एला वेनिल वेला रिवन इनका नाम है, और इसमें एक सिल्वर हमने जीता है, जो हमारे लिए कौन ने जीता, निश्चल ने, वुमेन्स 50 मीटर राइफल इवेंट में। तो एक गोल्ड आ गया हमारे पास, एक सिल्वर आ गया, और इस तरह से मेडल लिस्ट में बात करोगे तो भारत 5वें स्थान पर रहा। ये मेडल लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। इसको टॉप किया है इटली ने, क्योंकि इटली ने 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज जीता है, और इस तरह से ये पहले स्थान पे है। देख सकते हो आप, दूसरे स्थान पे चाइना है, भारत 5वें स्थान पर है। तो मैंने प्रश्न आपसे खिलाड़ी के रूप में पूछा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। एज ए स्टैटिक खिलाड़ी का नाम दे देंगे जो भी चर्चा में रहे, न्यूज में रहे, और पूछ लेंगे इनका संबंध किस खेल से है। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में डायमंड लीग फाइनल्स यूजीन 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। तो अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। नीरज चोपड़ा ये भारतीय एथलीट है, और इनका संबंध किस खेल से आप सभी जानते हो, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। और अभी इन्होंने यहाँ पे 83.80 मीटर के थ्रो के साथ ये दूसरे स्थान पे रहे, सिल्वर जीता। तो गोल्ड किसने जीता? चेक रिपब्लिक के जैकब ने 84.24 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता है। अच्छा, इस प्रश्न में एक मैं आपको और बताऊंगा नाम। देखो, पहले तो एक ध्यान रखो, एक गेम होता है जिसका नाम है पोल वॉल्ट। किस तरह का गेम होता है मैं दिखा करके आपको समझाऊं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये आप देखो, ये है पोल वॉल्ट। तो अभी उसमें क्या हुआ, स्वीडन के एक खिलाड़ी हैं जो ये गेम खेलते हैं पोल वॉल्ट, उनका नाम है मोंडो डुप्लांटिस। अभी उन्होंने इस खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने एक्चुअली में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ तोड़ दिया। तो उनका नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि न्यूज में है। अच्छा, अभी आपको याद दिलाऊं तो अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। गोल्ड जीत करके उन्होंने इतिहास रचा था, क्योंकि ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने थे। बाकी टोक्यो ओलंपिक से ही हम इनका नाम जानना शुरू किए थे, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बने थे। वहां पे उन्होंने जो गोल्ड जीता था, कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर, और वो गोल्ड वो जीता था उन्होंने 7 अगस्त को। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनको अभी सिंगापुर सरकार ने सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये असम के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। वैसे ये सम्मान पहले और भी कई भारतीयों को मिल चुका है, जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और भी 2-3 भारतीय हैं उनको मिल चुका है। लेकिन उनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स के पर्पज से देखोगे तो हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट है अभी कि ये लेटेस्ट सम्मान किसे मिला। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मिला है, असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यानी कि 17 सितंबर को नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? किसानों, पिछड़े वर्ग के लोगों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाना। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, उसकी कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश बैस। और अभी आपको याद होगा, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और हमने पढ़ा था दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र हाईवे पर, जिसका नाम रखा था बाहुबली। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी जो 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र ही था। और अभी आपको याद होगा 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप हुई थी पुणे में, उसको महाराष्ट्र ने जीता था कर्नाटक को हरा करके। और साथ में याद रखना, हम 14 सितंबर को जो नेशनल हिंदी डे मनाते हैं ना, तो अभी उसी मौके पर 3रा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? पुणे में। और अगर आपसे पूछे कि सिंधु दुर्ग किला ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। और ये भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि 2023 में हम यहाँ पे नौसेना दिवस मनाएंगे। कब मनाते हैं? जो हम 4 दिसंबर को। अभी वैसे महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की भी घोषणा की थी। तो इन सब कारणों से अभी महाराष्ट्र न्यूज में था, ध्यान रखना। तो गाइस, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन?
और अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप तो जरूर बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया, भूल गए तो लाइक कर दो, मैं याद दिला रहा हूं। और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में या स्टडी ग्रुप में। चलो अभी मैं कल के करंट अफेयर्स का भी आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी कौन सी महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई? पायल छाबड़ा। फिर पूछा, अभी भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बना शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। विश्व बांस दिवस मनाया आपने 18 सितंबर को। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहां पर आयोजित किया गया? वाराणसी में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? मध्य प्रदेश। और किसने सिंगापुर ग्रैंड प्री 2023 का खिताब जीता? कार्लोस सेंज ने, फरारी के। और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा श्रीनिवासन के स्वामी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछा, किस देश ने क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीता? भारत ने जीता, श्रीलंका को हराया। और अभी धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला ने किस शहर में स्किल्स ऑन व्हील को लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली में। अभी हम कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।